अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, आम इंतखाबात से आवाम की बड़ी उम्मीदें जुड़ी हुई थी। ये समझा जा रहा था कि मुल्क में वक्त पर आम इंतखाबात होने के बाद सियासी इस्तेहकाम आएगा, जिससे अल्टीमेटली मुआशी इस्तेहकाम आएगा और तमाम मामला स्मूथ हो जाएंगे, रावी चैन ही चैन लिखेगा। मगर ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी ये है कि आम इंतखाबात हुए 9 दिन गुजर चुके हैं, कोई पार्टी वाज़े अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी। अब तक यही क्लियर नहीं हो रहा है कि हुकूमत बनानी किसने है। हर पार्टी हुकूमत में आने से कतराती नजर आ रही है। बड़ा दिलचस्प है क्योंकि नाज़रीन, आमतौर पर यह होता था कि हुकूमत और वजारतें हासिल करने के लिए पार्टियां लड़ती थीं, और आज सूरत हाल यह है कि अपोजिशन में बैठने में पार्टियां ज़्यादा इंटरेस्टेड नजर आ रही हैं। तो क्या इसकी वजह यह है कि पार्टियां इतनी अंडर कॉन्फिडेंट हैं कि किसी को भी अपनी सलाहियतों पर भरोसा नहीं है कि वो अकेले मुल्क को मुश्किलात के भंवर से निकाल लेंगे, या फिर उनको ये खदशा चाहते हैं कि ऐसी हुकूमत बनाकर हमारा सियासी नुकसान होगा और अब कोई भी पार्टी रियासत पर सियासत को कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं है। तो इंतखाबात को लेकर सिवाय नून लीग के सभी पार्टियों के रिजर्वेशंस भी सामने आ रहे हैं। मुल्क भर में एहतजाज भी किया जा रहा है मुख्तलिफ मकामात पर। फिर इलेक्शन कमीशन में कई पिटीशंस जा चुकी हैं इंतखाबी नताइज को चैलेंज करने के लिए। और फिर आज कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा कैमरे पर आते हैं और एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल देते हैं। उन्होंने रावलपिंडी डिवीजन में इंतखाबी बेज़ाब्तगियों का एतराफ़ किया। फिर उन्होंने ये भी बताया कि हमने हारे हुए उम्मीदवारों को 50-50 हज़ार की लीड में तब्दील कर दिया। रावलपिंडी डिवीजन के 13 MNAs हारे हुए थे, ये भी उन्होंने बताया, और उन्हें 70-70 हज़ार की लीड दिलवाई और मुल्क के साथ खिलवाड़ किया। तो उनके इन क्लेम्स में कितना वजन है ये तो उस वक्त पता चलेगा जब इसकी तहकीकात होंगी। मगर सवाल हमारा ये है कि पॉलिटिकल पार्टियों की रिजर्वेशंस, कमिश्नर रावलपिंडी का ये एतराफ़ और हुकूमत बनाने में सियासी जमातों की हिचकिचाहट, क्या 8 फरवरी 2024 को होने वाले इंतखाबात मुल्क में मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम का बायस बन रहे हैं? इसी पर डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजिया का साकिब साहब ने, राव खालिद साहब भी इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद है, जबकि हमारे कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमू साकिब साहब, कमिश्नर के इस एतराफ़ी बयान की टाइमिंग, फिर इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं, और फिर ये भी कि क्या वाकई ज़मीर जाग गया है या फिर मामला कुछ और है? दोनों तरफ से रामीन आप इसको देख सकती हैं। इससे पहले कि मैं चट्टा साहब के जो किरदार में जो उन्होंने बातें की उस पर बात करूं, 2-3 छोटे छोटे फिक्रे, क्योंकि आपके इंट्रो में कुछ बहुत सारे सवाल मुझे नजर आए। जी। पहली बात ये नजर आई कि बेयकीनी बढ़ गई है, बल्कि एक बेयकीनी को दूसरी बेयकीनी से रिप्लेस कर दिया गया है। अच्छा, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2 ये कि वो हमारे शहर में, गांव में ये बड़ा मशहूर है कि भाई मुकदमा तो हार गए लेकिन कानून का पता लग गया। तो इस वक्त पाकिस्तान में किसी से आप पूछें कि फॉर्म 45 क्या है, 46 क्या है, 49 क्या है, तो सूरत हाल जो ऐसी ही है कि मुकदमा हार गए हैं लेकिन यह है कि कानून का पता लग गया है। अब आते हैं ये चट्टा साहब की तरफ। देखिए, दोनों तरफ से देखने के बाद मैं आपको अपनी राय देता हूं। पहली सूरत हाल ये है कि भाई 8 को इलेक्शन हुए, आज 16-17 है, आपको अचानक ख्याल आ गया कि आपने आके कहा कि जी ये असल में ऐसा हुआ है, और फिर ज़मीर जागने की जो आपने बात की है ये अचानक कैसे हो गया। दूसरी बात उसमें ये आती है कि हो सकता है कि यानी मरने से पहले भी आदमी मुसलमान हो जाए और उसको ख्याल आए, जिस तरह उन्होंने बातें की। आप जरा नोट कीजिएगा कि उन्होंने जो फिक्रे बोले हैं, 2-3 फिक्रे सिर्फ देखते हैं। पहली उन्होंने बात की कि मुझे सजाए मौत दी जाए, जी, मुझे सजाए मौत दी जाए, इलेक्शन कमिश्नर को भी सजा दी जाए, मुझे गिरफ्तार किया जाए, मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूं, अपने गुनाह की सरेआम माफी मांगता हूं, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं, मुल्क के लिए कोई गलत काम ना करें, ना मैं करूं ना आप करें। अब ये हैं, ये सारे जो है ना, और फिर जो एक खौफनाक सा उन्होंने इशारा किया 1971 की तरफ कि ऐसा ना हो कि वो यहां पे आके मेरी बस हो गई और मैंने कहा कि ये शख्स जो है इनको जो है वो ये अचानक जो ख्याल आया है, ये इनको 8 या 9 को आ जाना चाहिए था। ये दोनों तरफैन बता के आपको अपनी राय देता हूं कि शेख सादी शिराजी ने एक जगह फरमाया कि ये मत देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। सही। अब उनके करियर को, कमिश्नर को, ब्यूरोक्रेसी को और उनके इसको अगर हम एक तरफ रख दें, वो जो कह रहे हैं, और फिर हमने चीफ जस्टिस साहब का भी बयान अभी सुना है कि अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो सबूत लेके आए। उस सिलसिले में छोटी सी एक बात करनी है।
अगर मैं पिछली तारीख देखूं, ख़ासतौर पे सुप्रीम कोर्ट के वो जो सारे हिसाब किताब हैं, उसमें अल अज़ीज़िया हो, चाहे फ्लैगशिप हो, चाहे आपका एवन फील्ड हो, बहुत सारे और सबूत क्यों मांगे जाते हैं। एक आदमी कह रहा है अभी कुर्सी पे बैठा हुआ है, कमिश्नर है, बड़ी अहम उसकी जो है वो पोस्ट है, और एक दिन भी अगर उसकी सर्विस में रहता है तो वो चाहेगा कि वो बाइज्जत तौर पे जो है वो। तो दोनों तरफ से देखने के बाद मैं आपसे ये कहूँगा कि एक तो बेयकीनी की बात जो है, मेरे ख्याल में उसको रिप्लेस कर दिया गया है। ठीक है। इस वक्त आप किसी बुजुर्ग चुमहर के पास जाएं और उससे पूछें कि क्या हाल है, आपको नजर नहीं आएगा। दूसरा ये है कि ये जो कमिश्नर साहब ने बात की है, इस पे अचानक हमें जो हुकूमत की तरफ से, निगरान हुकूमत की तरफ से, खास तौर पे जो पंजाब के हमारे निगरान चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से जो आया है, इंक्वायरी होगी, देखते हैं, दा गज दा मैदान दे। असल चीज ये है कि हम जा किस तरफ रहे हैं, ये मुल्क किस तरफ जा रहा है, क्योंकि हमने ये सुना था कि इलेक्शन होंगे, सियासी बेयकीनी खत्म होगी तो मुआशी तरक्की की बात शुरू होगी। अब वो मुझे लग रहा है कि सियासी बेयकीनी जो है उसमें कोई कड़मास ऐसा मच गया है कि आप उसमें किसी तरफ से भी देख लें, जो नुकसानात हो रहे हैं सियासी पार्टियों को वो कोई देख नहीं रहा। उसमें से एक बताता हूं आपको। जी जी। लग ये रहा है कि जिस तरह सिंध में समझा जाता था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ सूबे की पार्टी है, हाँ, और पीटीआई के बारे में था कि ये केपीके की पार्टी है, तो इसमें जो मुझे नून नजर आ रही है वो मुझे पंजाब की पार्टी नजर आ रही है। मुझे आज पता लगा कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का जो स्क्वाड है वो इकट्ठा हो गया, 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां मिल गई। और सुनने में भी यही आया, उनके अंदर से भी बात यही पता लगी है कि वो अब पंजाब की तरफ फोकस कर रहे हैं। तो इसका नतीजा विफाक में क्या निकला, मुझे ये खबर मिली अपने तौर पे ये सारा कुछ एनालाइज करके, तज्जिया करके, कि विफाक में एज वी स्पीक इस वक्त यानी फरवरी 2024 में कोई एक सियासी जमात भी ऐसी नहीं है जो ये क्लेम कर सके कि हम जो हैं वो इस मुल्क गिर पार्टी हैं और हम विफाक चलाएंगे। अब ये सूबे बनेंगे नहीं बनेंगे, ये कैसे होगा, ये देखने की बात है। लेकिन सबसे पहले ये देखना है कि अवाम जो हैं इस वक्त बहुत सख्त परेशान है। जो जिम्मेदारान हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस कसमपुरसी की हालत को देखिए, बेयकीनी की हालत को देखिए, कोई ऐसा रास्ता हमें दिखा दीजिए कि हमें नजर आए कि एंड ऑफ द टनल जो है थोड़ी सी रोशनी है। राव खालिद साहब, ज़ाहिर चट्टा साहब के जो आज बयानात आए हैं, 2013 में एक मिसाल मिलती है, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन थे अफजल खान साहब, और उन्होंने इसी तरह के इल्ज़ामात लगाए थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर भी और इलेक्शन कमीशन पर भी। और फिर उसके एक साल बाद 2014 में जो पीटीआई के धरने हो रहे थे, जलसे हो रहे थे, उसमें वो खुद शरीक होते थे, स्टेज पर नज़र आते थे। आप समझ रहे हैं कि ये जो एक ज़ाहिर रिवायत हमें नज़र आती है, मैलिफाइड इंटेंशन भी, पॉलिटिकल एफिलिएशंस भी, पसंदीदगी नापसंदीदगी, ये इस दफ़ा भी ऐसा कुछ मामला हो सकता है? देखिए, दोनों करैक्टर्स की मैं कंपैरिजन इसलिए नहीं करता कि अफजल कज़ावी साहब को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, मेरे कलीग रहे एपीपी में, बड़े एम्बिशियस शख्स थे वो। उन्होंने कुछ 14-15 हज भी किए थे अपने एपीपी की अपनी मुलाजमत के दौरान। और उसके बाद वो इलेक्शन कमीशन में चले गए किसी केपी में जॉब लेके। तो वो उसके बाद वो वक्तन फ़वक्तन वो इस किस्म के जो मिसाइल दागते रहते थे, कभी उनका फिट बैठ जाता था, कभी नहीं बैठता था, लेकिन कोई वो संजीदा किस्म के इल्ज़ामात लगाना या उनको संजीदगी से लेना उस वक्त भी कोई नहीं लेता था, अब भी कोई नहीं उनको लेता। अलबत्ता चट्टा साहब की मैं शख्सियत को नहीं जानता, लेकिन एक क्रेडिबल अफसर के तौर पे उनको कहा जाता है, और वो बड़े पंजाब में भी उनकी पोस्टिंग वगैरह जहाँ पे रही, उनकी रेपुटेशन ओवरऑल अच्छी है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने जो कहा है वो भी क्रेडिबल ही है। लेकिन हम जब सर्कमस्टांशियल एविडेंस देखते हैं, वाकयाती शहादत जिसको कहते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंस होती है उसकी कि एक जगह पे कत्ल हुआ है, एक बंदा है वहाँ पे मौजूद है, उसके हाथ में खंजर है, खून आलूद है, और वो डीएनए टेस्ट में भी उसके आ गए हैं आसार उसमें, तो वो फिर वाकयाती शहादत जो है वो डीएनए टेस्ट से कोरैबोरेट हो जाती है। बिल्कुल। तो वाकयाती शहादत ये है कि ये सारी चीज़ें तो कह रहे थे लोग, अब ये है कि उनके कहने से ज़रा उसमें जान और पड़ गई है उस सारे इल्ज़ामात में, उसका कह ले कि एक ज़्यादा ज़ोर उसमें आ गया। मुश्किलात पैदा हो जाएंगी इसके बाद। अब नून लीग के लिए उस हल्के से ज़्यादातर जीते ही नून लीग के।
देखिए 8 फरवरी का जो इलेक्शन हुआ ना, उसके बाद के जो जल्जला आया 8 फरवरी को, मैं कहूँगा इलेक्शन तो नहीं था, उसके आफ्टर शॉक्स अभी तक जारी हैं और पता नहीं कब तक जारी रहेंगे। और 8 फरवरी के जो सारे मामलात थे, आप बैकग्राउंड पूरी देखें, जिस तरह से एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोका गया, हर लिहाज से उनका रास्ता ब्लॉक किया गया, कैंडिडेट्स का किया गया, इंतखाबी निशान के हवाले से देख लें, बाकी सारी कोशिश की कि सिर्फ इंतखाबात जब पोलिंग हो रही थी उस वक्त भी कहा जाता है कि जहाँ ज़्यादा लोग जमा हो गए थे वहाँ कोशिश की कि स्लो हो जाए वोटिंग, तो उसके बावजूद वो इतनी सीटें जीत गए हैं। तो ये मुस्लिम लीग नून के लिए तो बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। मुस्लिम लीग नून के लिए तो परेशानी तो बहुत पहले से थी। 8 फरवरी के बाद तो उनकी परेशानी का मैं नहीं समझता कि कोई आलम कम हुआ होगा, बल्कि परेशानी मज़ीद बड़ी होगी। अच्छा, और वो इंडिकेशन आपको नजर आ रही है। 2013 में भी जब रिजर्वेशंस थी तो नवाज शरीफ साहब ने एक जुडिशल कमीशन बनवा दी थी, इस बारे में उन्होंने खुद भी पहल की थी। फिर 2018 में वो ये कहते थे कि हमें नहीं मौका मिला, हमें जुडिशल कमीशन नहीं बना के दी गई जब उनके रिजर्वेशंस थे धांधली को लेके। तो अब क्या कोई बड़ापन नहीं दिखाना चाहिए नून लीग को भी, आगे आके वो कहें कि जी आप करवाएं, तहकीकात करवाएं, शफाफ साफ तहकीकात हो जाए? अच्छा, मियाँ साहब ने जुडिशल कमीशन नहीं बनवाई थी, अगर आपको याद हो 2014 में धरना हुआ था बड़ा तवील, और उसके बाद वो APS वाला सानिया हुआ जिसकी वजह से वो धरना इमरान खान साहब ने ख़त्म कर दिया। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में केस किया था, वहाँ बनी थी 4 हल्के खोलने का सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था और उसकी तहकीकात हुई थी। उस वक्त जुडिशल कमीशन वो बना था, सुप्रीम कोर्ट ने जब उस पर इंटरवीन किया था, तो वो ठीक है। लेकिन उसके बाद 2018 में आप देखते हैं जब इल्ज़ाम लगा तो इमरान खान साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था कि जी बताएं, हम खोलने को तैयार है, जो जो आप कहते हैं हमें बता दें, हम वी आर रेडी। लेकिन उन्होंने कुछ उसमें मेरा ख्याल है दिलचस्पी नहीं दिखाई नून ने उस वक्त कोई बहुत ज़्यादा। अच्छा। अभी भी मैं कहता हूँ कि अगर उनको कोई इंटरेस्ट है, नून लीग को तो नहीं है ज़ाहिर है इंटरेस्ट इसमें, जो रिजल्ट्स आए हैं वो तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे और उनको पता था कि क्या होने जा रहा है, और जिस किस्म का रिजल्ट आया है, सारे सर्वेज, इंटरनल सर्वेज, एक्सटर्नल सर्वेज, सारी जो असेसमेंट थी वो यही थी जो दावा कर रही है PTI। तो उसमें कमी बेशी हो सकती है, लेकिन वो गलत उस तरह से नहीं था। और इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट पहलू जो है, मैं आपको बताऊं, इसकी जो तहकीकात है ना, उस पर जोर दिया जा रहा है। वो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आज गवर्नमेंट बन जाती है, कोई भी कोalition गवर्नमेंट बन जाती है, व्हाटएवर, PTI बाहर है या कोई और जमात बाहर है, से पीपल्स पार्टी बाहर है, नून की हुकूमत बन गई या बाकियों ने बना ली, नून बाहर है, कल को जब तहकीकात होती है पता चलता है मैंडेट तो किसी और पार्टी का था, हुकूमत 5 साल को और कर गया, तो फिर ये कितना बड़ा सानिया होगा इस मुल्क के लिए कि मैंडेट किसी और को मिला है और हुकूमत को और कर रहा है। तो ये मेरा ख्याल है बहुत सीरियसली देखने की जरूरत है, और मैंडेट को रिस्पेक्ट करने से ही वो हम अचीव कर सकते हैं जो हम इलेक्शन के बाद अचीव करना चाहते थे। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा साकिब, अभी खबरें ये चल रही थी कि चीफ जस्टिस के चैम्बर में एक बड़ी अहम मुशावरत हो रही है और शायद सोमोटो की तरफ मामला जाए ये कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात के बाद, तो वहाँ से क्या खबरें आ रही हैं सामने? एक तो जो मुशावरती अमल है वो तो जारी है, लेकिन उसके साथ जो है वो ख़बर ये है कि जो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा हैं, उन्होंने वहाँ सुप्रीम कोर्ट में जो मीडिया पर्सन्स थे उनके साथ मीडिया टॉक की है। अच्छा। कैमरे पे टॉक हुई है और ये बड़ी तफसीली जो है वो बात की गई है, और ख़ास तौर पर जो सवालात थे जो कमिश्नर रावलपिंडी के हवाले से जो इल्ज़ामात के सवालात थे वो चीफ जस्टिस के सामने रखे गए, तो उन्होंने उस पर बात की है और ये कहा है कि सिर्फ इल्ज़ामात लगाना काफ़ी नहीं है, इल्ज़ामात के शवाहिद देना जो है वो ज़रूरी होता है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो इलेक्शंस थे वो नहीं हो रहे थे, लेकिन हमने कोशिश की और हमने यकीनी बनाया कि वो इलेक्शंस हों। इसके अलावा ये भी पूछा गया कि क्या तौहीन अदालत का कोई नोटिस जो है वो कमिश्नर रावलपिंडी को भेजा जाएगा, तो अच्छा। इस पर जो कहा गया कि जो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा है उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा जो है वो मैं इस पर बिलीव नहीं करता तौहीन अदालत के जो है वो इस किस्म के नोटिस पर। और साथ ही पीर को, क्योंकि एक बड़ा अहम केस लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में कि जो इलेक्शन हुए हैं 8 फरवरी को उनको कलअदम करार दे दिया जाए, तो उसके मुतल्लिक सवाल हुआ है, तो उस पर भी उन्होंने ये कहा है कि जो ज़ेर इल्तवा केसेस हैं हम उन पर बात नहीं करते। तो ओवरऑल जो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा है उन्होंने
यही जो पॉइंट है कि जो कमिश्नर हैं उन्होंने इल्ज़ामात तो लगा दिए हैं लेकिन शवाहिद जो है वो नहीं लाए, और शवाहिद अगर हैं तो उनको सामने जो है वो जो लाएगा उसको देखा जा सकता है, लेकिन शवाहिद के बगैर जो इल्ज़ाम है वो सिर्फ इल्ज़ाम ही जो है वो होता है। जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं उनके हवाले से जो आज इल्ज़ामात लगाए गए उनके उस पर बात करने से पहले उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो निगरान पंजाब हुकूमत है या मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो कमिश्नर रावलपिंडी के हवाले से काफ़ी उनकी जो दिमागी हालत है उस पर सवालात उठा रहे हैं। तो जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं लियाकत अली चट्ठा, ये 23 जनवरी 2023 को जो निगरान हुकूमत है अभी पंजाब में, इन्होंने हलफ उठाया था 2023 को, एक साल एक माह पहले। अच्छा। और 27 जनवरी 2023 को लियाकत अली चट्ठा जो है वो कमिश्नर रावलपिंडी बने थे और आज तक तैनात हैं। और इस दौरान बहुत ज़्यादा चीज़ें होती रहीं, एक्शंस भी होते रहे, लेकिन उन पर किसी किस्म का कोई उनकी ज़हनी हालत या उनकी एबिलिटीज़ पर या किसी हवाले से भी कोई सवाल नहीं उठाया गया। आज जो सवाल उठा है वो तब उठा है जब उन्होंने बोला है। मेरा यह ख्याल है कि उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो बहुत ही गैर मामूली नौयत के हैं। जब ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने इल्ज़ामात लगा दिए और ग्राउंड में कोई जो है वो बंदा बोल नहीं रहा या कोई उम्मीदवार बोल नहीं रहा। रावलपिंडी डिवीज़न में अगर बात की जाए तो रावलपिंडी, अटक, जेलम या चकवाल इन और मरी जो है, इन तमाम हलकों में जो कल यहाँ इस्लामाबाद में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बहुत बड़ी, तो फॉर्म 45 बहुत सारे लोगों से मैं खुद मिला, वो उनका ये मौक़िफ़ है और ये बड़ा एक वैलिड मौक़िफ़ इस लिहाज से लगता है कि ऐसा नहीं है कि अगर मुस्लिम लीग नून का कोई उम्मीदवार जीता है तो पीटीआई का उम्मीदवार आज़ाद जो है वो ये कह रहा है कि मेरी ये विक्ट्री बनती थी और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को दे दी गई है। इसी के साथ जो तीसरे, चौथे और पांचवें नंबर पे जो उम्मीदवार थे वो जमात इस्लामी के थे, टीएलपी के थे या दीगर जमातों के, वो भी पीटीआई के आजाद उम्मीदवार को उसके मौक़िफ़ को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा साकिब, लेकिन एक और जो उनके भी खिलाफ थे, इलेक्शन कमीशन का जो आया मौक़िफ़, पहले तो आउटराइटली उन्होंने इन तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया, फिर उसके बाद वो ये भी कह रहे हैं कि जी ये जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं इनका तो काम ही कोई नहीं था, डायरेक्टली लिंक्ड ही नहीं थे, ये तो डिप्टी कमिश्नर का काम होता है आरओज़ को हैंडल करना और ये तमाम चीज़ें। तो ये टेक्निकली भी ज़रा हमें बताएं कि कमिश्नर का किसी भी डिवीज़न के क्या डायरेक्ट लिंक होता है किसी भी इंतखाबी हल्के में जो पोलिंग स्टेशन है उसके अंदर? बिल्कुल लिंक होता है। जो इलेक्शन कमीशन ने जो इस पे फौरी रद्द अमल दिया, मेरा ख्याल है कबल अज़ वक्त रद्द अमल है। कुछ ब्यूरोक्रेट्स से जो सीनियर हैं उनसे मेरी बात हुई कि कमिश्नर का रोल क्या होता है। वो ये कहते हैं कि कमिश्नर जो है पूरे डिवीजन का हेड होता है। ये कहना सिर्फ कि डीआरओ, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर या आरओ या जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं उनमें वो शामिल नहीं होते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जितनी भी हायरार्की है पूरे डिवीजन की वो उसके अंडर होते हैं। अब अगर बात की जाए डीआरओ की, तो डीआरओ जो पिंडी का है उसकी पिंडी तक एक्सेस है, जेलम वाले की जेलम तक है, अटक वाले की अटक तक है। लेकिन जो कमिश्नर है वो पूरे डिवीजन को देख रहा है। ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता कि उनको किसी चीज में शामिल ना हो और उनको पता ना हो, और हायरार्की और वहां पे क्या हो रहा है खास तौर पर उनको इस हवाले से मालूम ना हो, और जो शिकायत आ रही होती हैं हर चीज उनके इल्म में होती है। उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है ना साहब, तो उनको किन दफात के तहत गिरफ्तार किया गया है, इसकी अगर आप डिटेल्स बता सकें। उनकी गिरफ्तारी के हवाले से अभी मुतजाद आरा हैं, बल्कि पिंडी की जो पुलिस है उन्होंने इसकी जो है वो तस्दीक नहीं की, तरदीद की है कि उनको जो है वो गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इस हद तक ये खबर आई है कि कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ऑफिसेज जो हैं पिंडी के, उनको सील कर दिया गया है। उनकी गिरफ्तारी या उस पर फर्दर कोई एक्शन के हवाले से अभी तक तस्दीक नहीं हुई रावलपिंडी पुलिस से। ठीक है, नजमुल साकिब साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? एक दो फिक्रे जी जरूर। पहली बात यह है कि उनके दिमागी तवाज़ुन के बारे में बात की गई है कि शायद ठीक नहीं है और उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये बड़ा ज़रूरी है देखना कि क्या ये वक्त है उनके दिमागी तवाज़ुन देखने का, या वो जो कह रहे हैं उसकी तहकीकात करने का और किसी मंतकी नतीजे पे पहुंचने का। बिल्कुल आखिरी बात इस वक्त की कि ये मौलाना साहब की जो एक जलजला आया और एक सनसनीखेज उन्होंने बातें की, उसके बाद ये सनसनीखेज मामला है। दुआ करते हैं, हम तो दुआ ही कर सकते हैं कि ये मामला अब यहीं रुक जाए। लेकिन जो नज़र आ रहा है रामीन वो ये है कि एक खिचड़ी है जो ऊपर बनती हुई हमें नज़र आ रही है।
कहीं अंदर भी कोई खिचड़ी पक रही है। अच्छा चलें जी, खिचड़ियाँ जो पक रही हैं उस पर ज़रा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कोई भी पार्टी हुकूमत में आने को तैयार नहीं है, हिचकिचाहट और रिलक्टेंस मुसलसल देखी जा रही है। इसकी क्या वजह है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बड़ी गैर मामूली सिचुएशन इसलिए है इस इंतखाबात के बाद क्योंकि पहले तो देखा जाता था कि तमाम पार्टीज़ छीनती थी, एक दूसरे से लड़ाइयाँ करती थी, ये वजारतें हमें दी जाएँ, हुकूमत में हमने बैठना है। मगर इस बार तमाम ही जमातें अपोजिशन में बैठती हुई नज़र आ रही हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से सबसे पहले ये ऐलान किया गया कि हम हुकूमत में नहीं बैठेंगे, वजारतें नहीं लेंगे, मगर जो नून लीग का PM का कैंडिडेट होगा उसको हम सपोर्ट करेंगे। उसके बाद PTI 2 दिन पहले तक हुकूमत में बैठने के लिए बड़ी पुरजोश नज़र आ रही थी, सरगर्म थी और जोड़ तोड़ जारी थी। बट कल ये ऐलान उनकी जानिब से भी कर दिया गया कि जी हम अपोजिशन में बैठेंगे। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी अपोजिशन में बैठने और सड़कों पर आने का ऐलान किया। नून लीग जो कि ये दावा कर रही थी कि हमारे पास अक्सरियत मौजूद है और हम हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं, कल रात को उनका भी एक इजलास हुआ और उसमें यही खबरें सामने आई हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को उनके जो कारकुनान है, जो अहम रहनुमा है पार्टी के, उनकी जानिब से मशवरा दिया गया है, तजवीज़ दी गई है कि इस सिचुएशन में आप अकेले तनहा हुकूमत ना बनाएं, इससे नुकसान हो सकता है। तो किस किस्म का नुकसान हो सकता है, क्या फोर्सी कर रहे हैं राव खालिद साहब, क्या लगता है आपको, क्या वजूहात हैं, नून लीग क्यों अब हुकूमत बनाने में हिचकिचाहट का शिकार है? मैं एक जुमला ज़रा पहले टॉपिक पे कह दूं। एक तो वो कमिश्नर साहब, अगर जो डिवीज़न का कमिश्नर होता है उसको बेखबर समझना ये बड़ी गलती है। उनके हक़ाइक़ गलत हो सकते हैं, वो बेखबर कतई नहीं होते। हुकूमत साजी की बात है जहाँ तक, तो उसमें देखें, हम देखते हैं कि हमारे यहाँ 8 को कुछ होता है और 9 को कुछ और ही हो जाता है। तो उसके बाद मियाँ साहब आगे तकरीर भी कर देते हैं और ख़ुद को सबसे बड़ी पार्टी भी डिक्लेयर कर देते हैं और हुकूमत साजी का दावा भी कर देते हैं। तो अब क्या ऐसी सूरत हाल हुई कि वो सारी तैयारियाँ करके, राब्ते करके, शहबाज शरीफ साहब ने खूब अपना दौड़े लगाई इस्लामाबाद की और अपने सारे जो पुराने इत्तेहादी से उनसे मुलाकातें भी की, और अब अचानक क्या हो गया कि वो आएँ बाएँ शाएँ करनी शुरू हो गए हुकूमत के हवाले से। तो यकीनन उसके पीछे कोई ऐसी चीज़ है जो उनको ये रोक रही है कि वो हुकूमत में ना आए। ठीक है। और उसकी जो बुनियादी वजह नज़र आती है वो आप ख्वाजा साद रफ़ीक का बयान आज बड़ा वायरल हुआ है। उन्होंने कहा जो सूरत हाल मुल्क में पैदा की गई है, 2020 का बयान है मेरा ख्याल है, पार्लियामेंट के अंदर था उनका, कि जो सूरत हाल पैदा की गई है उसमें आप लोगों को कहेंगे वजीर बन जाए, वजीर आजम बन जाए, और किसी ने बनना नहीं है। बिल्कुल, ये तो यही वो जो सूरत हाल है, वो जो इन्वायरमेंट है उसकी वो बुनियादी वजह बन रही है, और राइटली सो। राव खालिद साहब, कौन जिम्मेदार है इस एनवायरनमेंट का? हम सब जिम्मेदार हैं, हम सब जिम्मेदार हैं। हमने लोग हमें हम दावा करके आते हैं कि हम सियासत नहीं रियासत बचाने आए हैं। हाँ। तो हम रियासत के साइड पे करके तो सियासत के साथ साथ अपना सब कुछ बचाना शुरू कर देते हैं, अपने केसेस से निजात हासिल करना शुरू कर देते हैं, अपनी तिजोरियां भरनी शुरू कर देते हैं, अपने सियासी मफादात के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं, भले मुल्क दाव पे लग जाए। ये अनफॉर्चुनेट अप्रोच है हमारे लोगों की। उस वजह से ये है कि हर बंदा अपनी नौकरी के चक्कर में है कि मेरी वजारत अज़्मा पक्की हो जाए, मेरी वजारत पक्की हो जाए, मेरी सीट पक्की हो जाए, बाकी जाए सब कुछ भाड़ में। तो ये जो एक अप्रोच है ना, ये बुनियादी तौर पे वजह बनी है। लेकिन देखिए ना, पीपल्स पार्टी ने तो ये अप्रोच नहीं ली। उन्होंने तो कहा कि जी हम तो मुल्क के वसी तर मफाद में कोई भी वजारतें नहीं लेंगे और हम जो है वो नहीं दस्तबरदार हो रहे हैं PM-शिप के कैंडिडेट के तौर पे, जो बिलावल भुट्टो साहब खड़े हुए थे। तो आपको लगता है ये जेस्चर वाकई ये था कि हम पावर पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, या फिर उनको लगा कि सियासी फ़ायदा है ही इस चीज़ में? देखिए, पॉलिटिकली अगर हम देखें, पीपल्स पार्टी की जो सियासी सूझबूझ है उसके अंदर जो लोग मौजूद हैं, आसिफ जरदारी साहब के अलावा, आसिफ जरदारी साहब और तरह से अप्रोच करते हैं चीज़ों को, बाकी सियासी सूझबूझ के हवाले से उस पर बड़े सारे लोग बैठे हैं। अच्छा। जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत को 70 साल देखा हुआ है। इत्तेज़ाज़ आसिफ जैसे लोग हैं वहाँ पे, कायरा साहब बड़े सियाने हैं, चौधरी मंजूर साहब हैं, इस तरह से सिंध में बड़े सियाने लोग बैठे हैं उनके, जो बुजुर्ग ताज हैदर साहब हैं,
तो वो सियासी सूझबूझ रखते हैं। नदीम अफजल चंद साहब निस्बतन यंग है, लेकिन वो सियासी सूझबूझ रखते हैं, पाकिस्तान की सियासी उफक पे जो सूरत हाल पैदा हो रही है उस पर नजर रखते हैं वो। और उनको अभी रिसेंटली ये तजर्बा हुआ है 16-18 माह की हुकूमत में कि क्या होता है अगर आप जब किसी मजबूरी के तहत हुकूमत में आ जाएं कि जी जान छुड़ानी है, जी इमरान खान से जान छुड़ानी है, बस ठीक है छुड़ा लो जी, और उसके बाद आपको फिर किस तरह भुगतना पड़ता है उसको। तो वो फिर उनको अंडरस्टैंडिंग है इन चीज़ों की कि अगर हम दोबारा से इसी तरह के किसी अरेंजमेंट में अंदर आते हैं गवर्नमेंट के अंदर, तो जो रही सही कसर है वो भी निकल जाएगी। और इसलिए मेरा ख्याल है कि उन्होंने वो अकलबंदी की बात की है, उन्होंने इसलिए किया है। लेकिन मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब बहुत बेचैन है। इनके अंदर जो सियाने लोग हैं, साद रफीक जैसे, वो शायद उनको रोक रहे हैं। अच्छा। लेकिन उनकी सुनी नहीं जाएगी। अच्छा। मेरा ख्याल है कुछ चीज़ें हैं जो वो तय करना चाहते हैं, रियासत के साथ तय करना चाहते हैं, रियासत से लेना चाहते हैं। उन चीज़ों पे अगर कोई कंप्रोमाइज हो जाता है, कोई तय पा जाती हैं चीज़ें, तो मेरा ख्याल है वो होगा। और जो प्रपोजल एक आ रही है उसका मुझे ज़्यादा वाइबिलिटी लगती है कि दोनों जमातें हुकूमत में होंगी, नून और पीपल्स पार्टी 2.5 साल एक करेगी, 2.5 साल दूसरी, और वजारतें लेंगे। अच्छा। ताकि जिम्मेदारी आए, ये ना हो बगैर जिम्मेदारी। अच्छा नजमुल साहब, पहले भी पीपल्स पार्टी बड़े आराम से निकल गई थी साइड से, ये कह के कि जी हम तो पीडीएम का हिस्सा ही नहीं थे, और जो भी महंगाई लीक हुई और जो भी मसाइल पैदा हुए पीडीएम के दौरान वो तो सारे नून लीग के थे। अभी भी यही कोशिश कर रही है पीपल्स पार्टी? सवाल ये है कि पीडीएम के प्रेसिडेंट कौन थे? मौलाना फजलुर रहमान साहब। मौलाना फजलुर रहमान साहब, ठीक है। आपने जो पहली मुलाकात की जिसमें बाकी सारी पार्टियां थी, मौलाना किधर थे उसमें? ये जो है ना मुल्क का वसीतर मफाद, मुझे ये समझ नहीं आती कि छोटा भाई है फिर बड़ा भाई है, नहीं अब छोटा भाई है, और फिर मुल्क के वसीतर मफाद में ये कहा जाता है कि मैं घर पे बैठता हूँ। हाँ। बिटिया जो है वो यानी चीफ मिनिस्टरशिप यानी संभाले, छोटा भाई जो है वो यानी उसको बड़ी कुर्बानी का उसको आया हुआ है जज्बा, तो उसको आप वजीर आजम बना दें। और ये ख्वाजा आसिफ की कब बात आएगी? ये साद रफीक कब सोचेगा? ये जावेद लतीफ साहब जो हैं इसी तरह से ही चलते रहेंगे। ये जो मुल्क का वसीतर मफाद है ना, इसमें से आप मुल्क को निकाल दें, लफ्ज मुल्क को निकाल दें, बाकी वसीतर मफाद जो है। हाँ, और ये जो आपने पीडीएम की बात की है ना, अभी हमने 16 महीने की एक पीडीएम गवर्नमेंट देखी जी। अभी जो नजर आ रही थी इलेक्शन के फौरन बाद वो भी यही था कि पीडीएम 2 है। इस वक्त भी एज वी स्पीक लग यही रहा है। मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि अगर आपने पीटीआई को बाहर रखा इसी तरह से, आप पीडीएम 2-3 नहीं, पीडीएम 25-26 तक चले जाएं। अच्छा। ये बेयकीनी खत्म नहीं हो सकती। अब वक्त आ गया है कि आपको यू हैव टू कॉल अ स्पेड, और उसमें आपको देखना है कि ये बेयकीनी जो है जिसकी तरफ हम लगे हुए हैं कि ये खत्म हो सियासी और उसके बाद मुआशी तरक्की की बात आए। आप नोट कीजिए कि इस सारी खखेड़ में किसी ने देखा ही नहीं कि गैस का कितने % बिल अब ज्यादा आएगा, बिजली कितनी बढ़ गई है। मुझे ये बताइए कि ये हुकूमत करनी है, हमने सिर्फ ये फैसला करना है कि पीपल्स पार्टी आएगी, नून लीग आएगी, कि पीटीआई को उसका हक मिलेगा, कि हमने जिंदगी भी गुजारनी है। और अगर हमने जिंदगी गुजारनी है और ये सारी हुकूमतें इसलिए बनती हैं कि अवाम जो है वो खुशहाल हो, तो मुझे ये नजर नहीं आ रहा। ठीक है, अगले 5 साल तक मुझे नजर आ रहा है शायद ये यानी पार्लियामेंट चले, लेकिन हुकूमत की बात है। आप किसी गली में बैठे हुए किसी बाबे से पूछें, किसी पॉलिटिकल साइंस के 12वीं जमात के स्टूडेंट से पूछें, वो कहेगा कि ये नहीं। इस पे एक छोटी सी बात याद आई है आपको, मैं वो सुनाता चलूं, उसके बाद आगे चलते हैं जी। कॉलेज में ऐसा होता था कि हम लोग यानी गपशप लगाते थे ना, तो एक मुझे कॉलेज की बात याद आई है कि एक शख्स के बारे में बड़ा मशहूर हुआ कि इसको हर किस्म के मशरूबात जो हैं उनका इसको बड़ा तजुर्बा है, ये आंखें बंद करके बता सकता है कौन सा मशरूब है। तो दोस्तों ने एक दिन उसके काली पट्टी इधर बांधी और उसको एक मशरूब दिया, बताओ क्या है? अच्छा। उसने कहा ये कोका कोला है। अच्छा। दूसरा उन्होंने दिया, उसने कहा ये फैंटा है। तीसरा दिया उन्होंने कहा ये नौरस है। चौथा जो था वो रूह अफ़ज़ा था। दोस्तों ने कहा ये तो सारा कुछ ठीक बता रहा है। उन्होंने 6, 7, 8, 9 मशरूबात इकट्ठे किए, उसको घुमाया और कहा कि अब बताओ। अच्छा, अब उसने उसका एक घूंट लिया, थोड़ी देर सोच में पड़ा, कहता है मुझे समझ नहीं आई कौन सा मशरूब है, लेकिन ये कंपनी नहीं चलेगी। असली बात ये है कि ये कंपनी नहीं चलनी, ये कंपनी नहीं चलेगी, इसलिए कि आपने इतना जो खिचड़ियां बना दी हैं
और कितनी देर तक चलेगी। लिहाजा आपका जो पहला सवाल था ना कि जो पार्टीज हैं वो कतरा क्यों रही हैं, कभी ऐसा मुमकिन है कि यहां पे तो ये है कि ऐसे पीएम बनना हो, आपने एडवाइजर बनना हो, लाइनें लगी होती हैं। आप जरा जमीनी हकायक तो देख लें। आपने अवाम को देखा, वो जूक दर जूक बाहर निकले, उन्होंने अपना जोश दिखाया, उन्होंने वोट दिया। अब वो इंतजार में हैं कि उनके वोट का कोई जवाब मिले। तो कहीं से कोई आवाज आनी चाहिए ना कि अगर ये फॉर द पीपल है, ऑफ द पीपल है, बाय द पीपल है। ये बाय द पार्टी नहीं है जमहूरियत, ये बाय द यानी पर्सन नहीं है कि ये पर्सन कोई बनाना है, ये बाय द पीपल है। और लोगों को, मुझे ये लग रहा है कि लोगों को जब तक अपनी मर्जी का जो मैंडेट उन्होंने दिया है वो नजर नहीं आएगा, उस वक्त तक मुल्क में चैन सुकून जरा मुश्किल नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान के सियासी मैदान से तो कोई बहुत ज़्यादा खुशगवार खबरें नहीं आ रही हैं, मगर खेल के मैदान आज सजने जा रहे हैं। PSL 9 का आज से आगाज़ होने जा रहा है। लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान आज पहला मैच होगा। तो बात यह है कि मैं लाहौर स्टूडियो में हूँ और इस शो के तमाम पैनलिस्ट इस्लामाबाद से हैं, तो मैच से पहले एक मुकाबला हम अपने शो में भी रख लेते हैं। हमने ये सोचा, नजमुल साकिब साहब, एक तो ये कि आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, तो क्या आप इस्लामाबाद को ही सपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरी बात ये कि ये कितनी अहम बाइंडिंग फोर्स है क्रिकेट पाकिस्तानियों के लिए? देखिए रामीन, पहले, इससे पहले कि PSL में तो मेरी टीम होती थी। ये जो हमारे इलेक्शन हुए हैं ना, इसके बाद मुझे कुछ समझ आई है, मेरी टीम वो है रामीन जो कि ये कप जीतेगी। अच्छा ये तो फिर आपने बड़ी मफाद परस्ती की बात दूसरी बात ये है कि जी बिल्कुल बिल्कुल, अब ये हमें बदलना, अपना रवैया बदलना पड़ेगा, क्योंकि मेरी, अगर फर्ज करें इस्लामाबाद यूनाइटेड है, तो जो इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत रही है, तो उसको जीतते जीतते हरा दिया गया। अगर कोई एक इस तरह के जो है वो चक्कर चला के, तो मैं क्या कर सकता हूं? मुझसे तो लोग सबूत मांगेंगे, इस्लामाबाद यूनाइटेड से सबूत मांगे जाएंगे, कहां से लाएंगे हम सबूत? और फिर DRS जो है उसका भी एक ड्रामा है कि उसको भी हमने सुनने में आया है कि उसको भी आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। देखिए, ये PSL जो है ना, ये आपने जो खुशगवार का लफ्ज इस्तेमाल किया है जी, मुझे जनरल ज़ियाउल हक साहब याद आए। उन्होंने, जब उनको पता लगता था ना कि मुल्क में अवाम में कोई इंतशार फैल रहा है, कोई बेचैनी फैल रही है, कोई मसला पेश आ रहा है, तो वो क्रिकेट डिप्लोमेसी शुरू कर देते थे। मतलब यहाँ से उठ के न्यू दिल्ली चले जाएंगे, मैच में बैठे हुए सारी कौम हमारी देख रही है जी, जनरल साहब मैच देख रहे हैं। तो मेरी गुजारिश होगी निगरान हुकूमत से कि वो इस चीज़ पे ज़रूर सोचें कि चूंकि इलेक्शन कराना फेयर एंड फेयर बुनियादी तौर पे उनकी जिम्मेदारी थी, और अब ये जो यानी कड़मासा मचा हुआ है, खिचड़ी सी बनी हुई है, इससे निकलने के लिए क्या ऐसा मुमकिन है कि इंडिया की टीम को हाथ जोड़ के यहाँ बुला लिया जाए, या अपनी टीम को वहाँ पे मदऊ किया जाए और वहाँ पे एक क्रिकेट मैच हो? ये जो PSL है ना, मेरे नज़दीक ये है कि अगर ये शुरू हो गया तो इसमें थोड़ा सा ध्यान बटेगा, लेकिन वो वाला ध्यान जो इस वक्त टिका हुआ है इलेक्शन के रिजल्ट्स की तरफ, वो ज़रा मुश्किल है। उसके लिए ज़रा कोई बड़ी सी को अच्छी सी दवाई देनी पड़ेगी। अच्छा, PSL की अपनी बात करते हैं। मैं आपको ये बताऊं कि अब मैंने 2-3 प्लेयर्स को इसमें देखना है, और सबसे पहले मैंने शादाब खान को देखना है, जो कि आज उनका पहला मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड का और कलंदर्स का। ये शादाब खान को इन्होंने पीछे छोड़ दिया था। मेरा ख्याल है अब वो थोड़ा सा एक पॉइंट प्रूव करना चाहेगा कि मेरे साथ जो आपने किया असल में जो है वो परफॉर्मेंस मेरी। उसके साथ इमाद वसीम हमें नजर आएंगे। वो यानी आज तो वो शायद नहीं है, लेकिन ये है कि इमाद वसीम साहब जो हैं उन्होंने भी बताना है कि आप हमें वर्ल्ड कप में छोड़ के चले गए थे। तीसरा ये है कि जो आज मैच हो रहा है इस्लामाबाद का और कलंदर्स का, ये दोनों टीमें 2-2 दफा फाइनल जीत चुकी हैं, तो ये हैट्रिक होनी है। ये जो शाहीन अफरीदी है इसकी तो बाकायदा तौर पे हैट्रिक होगी। अब देखना ये है कि कौन जो है वो बनता है, यानी कलंदर बनता है कि सिकंदर बनता है। लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि अवाम जो हैं वो जरा इस PSL की तरफ ज्यादा तवज्जो दें, क्योंकि इस तरफ जो कुछ हो रहा है ना कज़ाफी स्टेडियम से हट के, उसमें हम लोग अवाम जो है वो कुछ ज्यादा कर नहीं सकते। तो दुआ ये है कि कम से कम ये जो 28,000 का मजमा
जिसमें से मुझे लगता है कि कुछ 26-25 हज़ार तो सिर्फ कलंदर्स के होंगे, जो कि लाहौर कलंदर को आप भी उनमें शामिल होंगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो इस वक्त मुकाबला इस्लामाबाद का यानी हमारा आपके साथ है, हमारे साथ। और ये मैच तो हम आपको जीत के दिखाएंगे। अच्छा जी, चलें देख लेते हैं। राव खालिद साहब, देहान बटाने की बात की नजमुल साकिब साहब ने, तो मैं बड़ा सीधा सा सवाल आपसे करना चाहती हूँ, देहान बटाना अच्छा होता है बुरा होता है? देखिए, ध्यान कैसे बटेगा? नजम साकिब साहब ने कहा कि अवाम इधर कुछ नहीं कर सकते। अवाम शायद अब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो अवाम ने कर दिया है ना, वो कोई और नहीं कर सकता था। अच्छा, वो अवाम ही कर समझ सकते थे, तो वो तो उन्होंने कर दिया। अब बाकी लोगों को ध्यान की करने की ज़रूरत है कि वो अपना ध्यान ना बटाएं, ज़रा ध्यान और तवज्जो रखें उसके ऊपर। दूसरा, PSL की जो बात है, अभी अभी इतना ज़्यादा ये शोर शराबा इलेक्शन का सारा वो हो गया। इलेक्शन से पहले होता तो बड़ी मज़ा आता, लेकिन ये इलेक्शन के बाद हुआ है तो मज़ा बिल्कुल नहीं आ रहा, बल्कि बदमज़गी बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। अच्छा। तो वो उसकी वजह से थोड़ा सा ध्यान बटा हुआ है। दूसरा, जो रिसेंट चेंजेस हुई हमारी वर्ल्ड कप के बाद से, जिस तरह से हुई, वो बड़ा एक अनफॉर्चुनेट रहा। ज़का अशरफ साहब, फिर उसके बाद चेंजेस, फिर हफीज़ साहब आ गए, उन्होंने कुछ किया, फिर अब मोहसिन नकवी साहब बन गए हैं। मेरा ख्याल है वो कैदी नंबर की बात चलती थी, अब खिलाड़ी नंबर 56 के बारे में देखना है कि अवाम जब ग्राउंड में आएंगे तो खिलाड़ी नंबर 56 के बारे में वो क्या कहते हैं, मैं वो देखना चाहूँगा। और दूसरा, मैं नसीम शाह की वापसी देखना चाहता हूँ। अच्छा। हमारे पास बहुत आउटस्टैंडिंग फास्ट बॉलर है, जो इब्तदाई ओवर्स में विकेट लेने की सलाहियत रखता है, और बड़ा कमिटेड क्रिकेटर है, जो बैट के साथ भी उसने परफॉर्म किया। उसका भाई भी है, मैं उसका भाई भी अब तो आ गया, लेकिन मैं देखना चाहूँगा नसीम शाह की जब वापसी होती है तो वो क्या उसी ज़ोर शोर से वापस आते हैं, और दुआ भी है कि उसी तरह वापस आए। और यकीनन बाबर आजम पे सबकी नज़रें होंगी कि उनको कप्तानी से हटने के बाद लोग किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं। बिल्कुल जी। साकिब, आप बताएं, आप किस टीम को सपोर्ट करने हैं? आप मेरे साथ हैं या फिर आप अपने साथी एनालिस्ट के साथ हैं? नहीं, मैं तो इस्लामाबाद को ही सपोर्ट करूंगा। अच्छा, और इस्लामाबाद में जो है वो इस्लामाबाद की तरफ से दो मैच जो है वो चल रहे हैं। वैसे हमारे सियासतदानों को हमारी लॉयल्टी से कुछ सीखना चाहिए। मैं तो सोच रही हूँ कि ये बड़ा अच्छा एक मैसेज जा सकता है कि जितने इस्लामाबादी हूँ बड़े लॉयल हैं, कि हम इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ ही, और मैं लाहौरी हूँ तो मैं लाहौर कलंदर्स के साथ हूँ। सियासतदानों के लिए सबक है इसमें। बिल्कुल, असल में इस्लामाबाद बड़ा छोटा सा शहर है, बड़ा खूबसूरत सा और बड़ा पुरसुकून सा शहर है। तो ये इस्लामाबादी जो हैं वो सारे फिर इस्लामाबाद को ही ज़्यादातर जो है वो सपोर्ट करते हैं। वैसे अगर बात की जाए तो अभी जो इलेक्शन हुआ उसकी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा हैं कि वो देहान जो है वो इस खुशगवार माहौल की तरफ नहीं जा रहा, पब्लिक का भी नहीं जा रहा। लेकिन इलेक्शन के दौरान भी अगर आप देखें तो वहाँ बल्ला था, खिलाड़ी थे, और वहाँ पे अडियाला जेल में भी हमने एक आध दफ़ा ये देखा कि उन्होंने एक मिसाल दी कि आपने ऐसा केस बना दिया है कि उसको आपने ऐसा केस बनाया है कि सिक्सर आपने 6 लगाया है और बॉल जो है वो स्टेडियम से भी बाहर। तो मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये क्रिकेट, बॉल, बैट और ये खिलाड़ी का जो है वो तज़किरा पहले भी रहा है। बहरहाल PSL जो है मेरा ये ख्याल है कि एक बहुत बड़ा चेंज तो आना चाहिए। पिछले 1.5-2 साल से हम जो देख रहे हैं कि हमारे यहाँ एक अजीब सा माहौल बना हुआ है, पोलिटिकली सियासत गहमा गहमी बहुत ज़्यादा है। तो इस तरफ जो एंटरटेनमेंट का जरिया भी है PSL, और प्लस PSL जो है वो एक ब्रांड है। हमारे यहाँ PSL ने बहुत बड़े अच्छे खिलाड़ी जो है वो पैदा किए हैं, और यकीनी तौर पर अब जो PSL है इसमें भी कुछ नए जो है वो चेहरे नजर आएंगे। ये बताएं कि जो मैनेजमेंट में कुछ चेंजेस हुई हैं अभी रिसेंटली, स्पेशली अगर मैं मोहम्मद हफीज़ की बात करूं, उन्होंने ट्वीट भी की थी कि जी मेरा इतनी देर का कॉन्ट्रैक्ट था लेकिन मुझे हटा दिया गया जैसे ही ज़का अशरफ गए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं कारकर्दगी पे कुछ बात करना चाहता हूँ, कुछ ही दिन में शायद वो बात भी करें इस बारे में। तो ये क्या कॉन्फ्लिक्ट कोई आया मोहम्मद हफीज़ के साथ, हुआ क्या? नहीं, कॉन्फ्लिक्ट तो यकीनी तौर पर वो जो इससे पहले जो मैनेजमेंट थी उसके साथ वो आए। ये एक चीज़ होती है, जो भी मैनेजमेंट आती है, बेशक क्रिकेट बोर्ड हो या किसी जगह पे भी, तो वो एक मैनेजमेंट का रुझान मुझे मखसूस एक फिर लॉबिंग भी होती है विद इन PCB, बहुत बड़ी जो है वो लॉबिंग भी मौजूद है।
तो वो बहुत ज़्यादा फैक्टर होते हैं। उन फैक्टर्स में जो भी चेयरमैन आता है, जो भी मैनेजमेंट आती है, फिर वो अपनी पूरी टीम लेके आती है। तो वो कहीं ना कहीं इशारे किनारे से उनको कन्वे भी कर दिया जाता है कि आप जो है वो मतलब साइड हो जाएं या जो भी इस तरह की सूरत हाल में फिर वो अपनी टीम जो है वो लाते हैं हर सतह पे। ठीक है, नजमुल साकिब साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, साथ ही ज़रा इस पे भी कमेंट कर दीजिएगा कि जो जैसे जैसे मैनेजमेंट चेंज होती है तो उसके साथ ही पूरे जो स्टाफ है वो तब्दील हो जाता है, ये कितना नुकसानदेह है किसी भी टीम के लिए, स्पेशली अगर ये पाकिस्तानी टीम की बात की जाए, कारकर्दगी पे फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से? देखिए, जो कोच या डायरेक्टर होता है ना, वो बहुत ज़रूरी है कि वो खिलाड़ियों की तरफ तवज्जो दे और खिलाड़ियों के जो प्लस पॉइंट्स हैं उनको आगे लेके आए। ना कि ये बताए कि तुमने यहां गलती की है। वो तो जब बैटिंग पे जा रहे होते थे बेचारे हमारे बैट्समैन, उनको बताते थे ये भाई आखिरी वक्त में या इम्तिहान का वक्त है, आखिरी वक्त पे कौन टिप्स देता है, आपने जो तैयारी करनी थी कर ली। तीसरा फैक्टर जो अभी आप और जो यानी साकिब जिसकी बात कर रहे हैं, देखिए सवाल आपका जो है ना उसके अंदर ही जवाब मौजूद है। जो खुददार लोग होते हैं, जो हुकूमत या जो सेटअप उनको लेके आता है, को पोजीशन देता है, वो खुद ही रिजाइन करते हैं। वो खुद ही रिजाइन करते हैं कि देखिए जी मुझे ये वाला सेटअप लेके आया था, इस हुकूमत ने मुझे ऐसे पीएम बनाया, इस हुकूमत ने मुझे यानी चेयरमैन बनाया, मैं रिजाइन करता हूं। हमारे यहाँ ये जब रवायत जो है अभी बहुत दूर है कि हम उस पर करें कि भाई कोई लॉयल्टी भी चीज़ होती है, कोई आफ्टर ऑल इंसानियत भी कोई चीज़ होती है, आपका कोई कैरेक्टर भी कोई चीज़ होता है। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, ये सवालात आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।